दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने कल कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। साथ ही बोर्ड ने रिजल्ट के साथ कक्षा 12वीं की टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी है। इस परीक्षा में साइंस विषय में खगड़िया की रहने वाली आयुषी नंदन ने टॉप किया है और उन्हें 500 में से 474 अंक मिले हैं। दूसरे स्थान पर रहे नालंदा के हिमांशु ने 500 में से 472 अंक हासिल किए हैं। वहीं आर्ट्स विषय में 500 में से 475 अंक लाने वाली मुहद्दिसीमा ने टॉप किया है। जी हाँ, वहीं दूसरे स्थान पर पूर्णिया की प्रज्ञा रही, उन्हें 500 में से 470 अंक मिले हैं। कॉमर्स विषय में सोमिया शर्मा ने 500 में से 475 अंकों के साथ टॉपर रही है। दूसरे स्थान पर 475 अंकों के साथ रजनीश कुमार पाठक रहे। आपको बता दूं कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में यानी कि तीनों विषय में महिलाएं ही टॉप की हैं। जी हाँ, पुरुष टॉप नहीं किया है इस बार तीनों विषय में महिला ही टॉप किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। जहां बिहार विधानसभा का बजट सत्र के 13वें दिन सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दल भाजपा ने किसानों का मुद्दा उठाया। भाजपा सदस्यों का कहना था कि पिछले 2 दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के यानी कि बिहार के किसानों की बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हुई है। कई किसान के सामने तो जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है। विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस बात पर सहमत दिखे कि बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। दोस्तों अब बात करेंगे कि क्या कल 23 मार्च को बिहार बंद होने वाला है, क्योंकि ट्विटर पर हैशटैग 23 मार्च को बिहार बंद ट्रेंड में है, जिसमें बिहार के कई नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। बिहार बंद की घोषणा करने वाले कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार है, जो 23 मार्च को बिहार बंद करने के लिए लोगों का समर्थन मांगा है। जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग 23 मार्च को बिहार बंद को लेकर के कई सारे पोस्ट किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, 23 मार्च को बिहार बंद क्यों किया जाएगा। दरअसल तमिलनाडु मामले में जब से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है तब से सोशल मीडिया पर लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। लगातार मनीष को फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने भी मनीष कश्यप का समर्थन किया है। आशुतोष कुमार कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि मनीष के समर्थन में आंदोलन करने जा रहे हैं, बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद आशुतोष कुमार ने ट्विटर पर पोस्ट करके 23 मार्च को बिहार बंद की घोषणा की है, जिसमें लिखा है कि 23 मार्च को पूरा बिहार बंद रहेगा। हम खुद सुबह 10 बजे पटना के कारगिल चौक पर मौजूद रहेंगे। जब क्रांति यदि खून मांगती है तो फिर हम अपने शरीर का कतरा कतरा झोंकने को तैयार हैं। इन आंसुओं का हिसाब होगा। 23 मार्च को मनीष कश्यप के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में नौकरी करने की चाहत रखने वाली एससी, एसटी और ईबीसी महिलाओं को नीतीश सरकार के द्वारा बड़ा तोहफा दिया गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार एससी, एसटी और ईबीसी महिलाओं को शारीरिक परीक्षा में 5 सेमी की छूट देगी। यह खबर के अनुसार बिहार की एससी, एसटी और ईबीसी महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम ऊंचाई 155 की जगह 150 सेंटीमीटर की जाएगी। इससे इस वर्ग की महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और 150 सेंटीमीटर की महिलाएं भी बहाली में भाग ले सकेंगी। आपको बता दूं कि शारीरिक परीक्षा में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार राजस्व विभाग में 10,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। जब 3 महीनों के अंदर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। खबर के अनुसार बिहार राजस्व विभाग में विशेष सर्वेक्षण और फिर बंदोबस्ती के लिए 15,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन इसमें से 10,000 पद खाली हैं। इन खाली पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाएगी ताकि जमीन सर्वे में तेजी लाया जा सके। आपको बता दूं कि विशेष सर्वेक्षण और फिर बंदोबस्ती के खाली पड़े पदों पर उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों पर चयनित होने वाले कर्मियों को राज्य के अलग अलग जिलों में विशेष सर्वेक्षण और फिर बंदोबस्त कार्य में लगाया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 4% बढ़ने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। खबर के अनुसार श्रम संसाधन विभाग में न्यूनतम मजदूरी दर तय करने की कवायद शुरू हो चुकी है। सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी में 4% की बढ़ोतरी होगी, जिसमें बिहार के करीब 3 करोड़ कामगारों को 15 से 23 रुपये रोजाना का लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि अकुशल श्रेणी के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अभी 373 रुपये रोजाना मिल रही है, लेकिन 1 अप्रैल से मजदूरी में 15 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, जबकि अति कुशल श्रमिकों पर प्रतिदिन 577 रुपये मिल रहे हैं। इसकी मजदूरी में 23 रुपये की वृद्धि होगी। दोस्तों बात करते हैं कि शराबबंदी वाले बिहार में अब गुटखा पान की बिक्री भी बैन कर दी गई है। जी हां, ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा समेत बिहार के सभी 38 जिलों में अगले 1 साल तक गुटखा पान मसाला की बिक्री बैन रहेगी। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार खाद्य संरक्षा आयुक्त के सेंथल कुमार की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला में के बिक्री, उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन, बिक्री के लिए प्रदर्शनी आदि 1 साल के लिए प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दूं कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यानी कि बिहार में अब गुटखा और पान मसाला की बिक्री के साथ साथ उत्पादन और फिर भंडारण भी नहीं होगा। साथ ही साथ किसी डिस्प्ले पर गुटखे और फिर पान मसाले की बिक्री के लिए प्रदर्शनी नहीं होगी। जब बिहार सरकार ने लोगों की स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में गुटखा और फिर पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है। इसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा। इसका पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्णिया, भागलपुर, अररिया में समेत 12 जिलों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आज खबर के अनुसार मौसम विभाग ने भागलपुर, पूर्णिया, सुपौल, बांका, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, जमुई समेत 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार के 26 जिलों में बादल छाए रहेंगे और फिर बादलों का आना जाना लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में हो रहे आंधी बारिश ने किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। इस आंधी बारिश से किसानों की फसल खराब हो रहे हैं और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 24 घंटे तक बिहार में एक बार फिर से आंधी बारिश का दौर दिखाई देगा। जब कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, तो फिर वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 5 नेशनल हाईवे का काम जल्द पूरा करने को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। खबर के अनुसार तेजस्वी यादव ने पत्र में बिहार के 5 नेशनल हाईवे का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। जिसमें नेशनल हाईवे 107, नेशनल हाईवे 77, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 83, नेशनल हाईवे 107 शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को हटाया जाएगा। जब वहीं जिन लोगों ने सरकार की ज़मीन पर मकान बना लिया है, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। खबर के अनुसार बक्सर जिले में सरकारी ज़मीन, पोखर और फिर तालाब पर अतिक्रमण करके बनाए गए पक्के 500 से ज़्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया देवरिया गाँव से शुरू हो गई है। यहाँ 2 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दूं कि बक्सर जिले में तालाब, पोखर एवं जल संचय वाली सभी जगहों को अवैध कब्जा से मुक्त किया जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लगभग 500 से अधिक लोगों को सरकार के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। यही हाल किशनगंज का भी है, जहाँ किशनगंज में भी कुछ दिनों से भारी तादाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे गरीब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम रहेंगे तो रहेंगे कहाँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजनीति इन दिनों अपने उच्चतम तापमान पर है। जहां राजनीतिक हलकों में पहले से ही खूब हंगामा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने इसे और बढ़ा दिया है। दरअसल बिहार में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के बाद से माहौल बना है, उसको ओवैसी की एंट्री ने और रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि बिहार में सभी सियासी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। एक तरफ भाजपा लगातार लंबे वक्त से बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सक्रिय हो गई है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के दल भी इस चुनावी समर में अपनी नैया कैसे
कैसे पार लगे इसकी तैयारी करने में लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की फौज बिहार की दौरे लगातार कर रही है। अमित शाह 6 महीने के अंदर चौथी बार बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार में भाजपा का फोकस इस बार उन सीटों पर है जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा या फिर कम अंतर से उनके हाथ विजय नहीं लग पाई। इसके अलावा सीमांचल की सीटों पर भी भाजपा का फोकस है। आपको बता दूं कि सीमांचल में अमित शाह रैली कर चुके हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से भी सीमांचल में शक्ति प्रदर्शन किया गया। आपको बता दूं कि अब बिहार में ओबीसी की एंट्री हुई है जिसने बिहार का पूरा सियासी समीकरण बदल करके रख दिया है। आपको बता दूं कि एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के सीमांचल दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने ढेर सारी सभाएं और फिर पैदल यात्रा की। आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में ओबीसी की पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में खूब सफलता मिली। हालांकि उनकी सफलता को राजद ने ग्रहण लगा दिया और उनके जीते हुए 5 में से 4 विधायक में अपने पाले में कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी इसको भूल नहीं पाए और इस बार राजद को पटखनी देने के लिए मैदान में उतर आए। ऐसे में ओवैसी के निशाने पर इस बार भाजपा से ज़्यादा राजद रही है। आपको बता दूं कि ओवैसी मैदान में उतरे ही इसलिए हैं कि बिहार में राजद, कांग्रेस और जदयू की जो मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की जुगत में लगी रहती है उसे अपनी तरफ लाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसल तबाह और बर्बाद हुई है उन सभी किसानों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार आज बिहार विधानसभा में वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसल नुकसान को लेकर के भाजपा विधायकों ने मुद्दा उठाया। वहीं आरजेडी के विधायकों ने भी सरकार से किसानों को फसल क्षति मुआवजा देने की मांग रखी है। जहां विधायक द्वारा रखी गई इस मांग पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए फसलों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसको लेकर के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अभी फिलहाल गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में 16,571 हेक्टेयर में फसल की क्षति का ब्यौरा उपलब्ध हुआ है। जल्द ही अन्य जिलों का ब्यौरा उपलब्ध होगा। इसके बाद बिहार के सभी किसानों को इसकी फसल की क्षति का मुआवजा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सदन में अलग अंदाज देखने को मिला है। जहां इस बार विरोधियों के साथ वे अपने स्कूली दोस्त पर भी खूब बरसे। जब बिहार में सड़कों की स्थिति को लेकर के विपक्ष लगातार हमले बोल रही है, यहां तक कि तेजस्वी यादव की स्कूली दोस्त ने भी उनको आईना दिखाया, तो फिर वहीं खुद को जवाब देने से तेजस्वी यादव रोक नहीं पाए। तेजस्वी यादव ने एक एक करके सभी के सवालों का जवाब दिया। साथ ही ये भी कह दिया है कि उनकी दोस्त भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह गलत पार्टी का हिस्सा बन गई है। जहां इस बार भी विधानसभा में विपक्ष के निशाने पर सरकार थी। जहां राज्य में बढ़ रहे अपराध को लेकर के भाजपा हमलावर थी। जहां सदन के अंदर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव अपने स्कूली दोस्त को अपने अंदाज में जवाब दे रहे थे। यह दरअसल भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह सदन के अंदर बोल ही रही थी। जहां उन्होंने महागठबंधन सरकार पर चौतरफा हमला बोला और फिर कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है। जहाँ सड़कें जर्जर है तो फिर राज्य में खेल के लिए माहौल भी बेहतर नहीं है। स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय को लेकर भी पहल नहीं हुई है। ये कहना है बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह के आरोपों पर तेजस्वी यादव ने अपने अंदाज में पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि श्रेयसी सिंह बोल रही थी कि महागठबंधन की सरकार में काफ़ी काम हुआ है। जब 5 दिन में बिहार में के किसी भी कोने में आप पटना पहुंच सकते हैं। बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य के जो खिलाड़ी हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। मेडल देकर के जो खिलाड़ी आएंगे उन्हें सरकार सीधे नौकरी देगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि श्रेयसी सिंह युवा हैं और मेरे साथ पढ़ती थी। जहाँ कोई युवा अगर आगे आता है तो फिर मुझे खुशी होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि श्रेयसी गलत जगह पर फंस गई है। जहाँ भाजपा उनके व्यक्तिगत के लायक पार्टी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस में ऐसी चर्चा है कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व नेता कन्हैया कुमार को दिल्ली में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। कन्हैया को पहले बिहार में जगह दी गई, लेकिन अब तक आंतरिक मतभेदों के चलते वहां वे पूरी तरीके से नेतागिरी में सेट नहीं हो पा रहे हैं। कम से कम उस रोल में नज़र तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि शीला दीक्षित भी यूपी से दिल्ली आकर के पार्टी को लगातार 15 सालों तक सत्ता का स्वाद पहुंचाया था। तो कन्हैया कुमार को भी मौका दिया जा सकता। जहां इसके अलावा उन्हें युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपने की भी सुगबुगाहट है। लेकिन पार्टी में इसको लेकर भी मतभेद नजर आ रहे हैं। जहां ठेठ कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ करके कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार पार्टी के लिए एक चुनौती बन चुके हैं। जब वह राहुल गांधी की पसंद है, इसलिए कांग्रेस में उन्हें किसी अच्छी पोजीशन पर फिट किया जाए, इसको लेकर के 2 साल से
से कवायद ही चल रही है। अब खबरें हैं कि पार्टी के नेतृत्व उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस या फिर भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रहा है, लेकिन पार्टी नेताओं के एक वर्ग में इसको लेकर के बेचैनी दिख रही है। जहां ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि ये नेता कन्हैया कुमार को राजनीतिक और वैचारिक रूप से बाहरी समझते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विधानसभा सत्र में हंगामे के बीच बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विस्मरण का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को कल 2 बार गृह मंत्री भी कहा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि वे विस्मरण के शिकार हो चुके हैं। आगे उन्होंने कहा है कि मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी का हेल्थ कार्ड जारी हो, जब बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में वे राजनीति से संन्यास ले लें। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा सीएम का हेल्थ कार्ड मांगे जाने के बयान पर जेडीयू के सांसद विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार 240 बेड का अस्पताल बना रही है। बीजेपी के तमाम नेता सत्ता से बेदखल होने के बाद उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। इन्हीं तमाम लोगों को कि राज्य सरकार 240 बेड का अस्पताल बना रही है, ये सभी लोग वहीं भर्ती हो जाएं। बीजेपी के सभी लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वहीं पर बिहार में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर के सदन के बाहर भाकपा माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया। साथ ही भाकपा माले के विधायकों ने सरकार के से कुल बजट का 10% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने की बात कही है। साथ ही आपको बता दूं कि कल विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई भी चाहत नहीं है। इसके बाद अब तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता पवन जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के बयान का साफ मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे कांग्रेस के कुछ विधायकों को अपने साथ ले लेंगे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को खुश करने के लिए सदन के अंदर ये बयान दिया है। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान पर आरजेडी नेता ने कहा है कि कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है सीएम बनने की। तेजस्वी यादव को जनता के बीच तेजस्वी यादव पॉपुलर है, जब अभी सीएम बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने भाजपा के सभी विधान पार्षदों के साथ सभापति से मिले, जब वे सभापति से मिलकर के सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान से कराने की मांग की है। जहां श्री चौधरी ने कहा है कि विधानसभा में बीते 2 साल से लोकसभा और राज्यसभा की तरह सत्र के आरंभ की शुरुआत राष्ट्रगान और सत्र का समापन राष्ट्रगीत से किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से विधान परिषद में भी इस परंपरा की शुरुआत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस नेक परंपरा से सदन के अंदर मौजूद सभी सदस्यों को राष्ट्र के प्रति खुद को समर्पित करने की में संबल मिलेगा और फिर राज्य की जनता को प्रोत्साहन बल मिलेगा। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन राज्यसभा और फिर लोकसभा में सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रगान होता है। इसी तरह बिहार विधान परिषद में राष्ट्रगान की मांग सम्राट चौधरी ने की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बजट सत्र को लेकर के हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष आमने सामने हो रही है। जब अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेर रही है। जब मंगलवार को बीजेपी के विधायकों ने शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर के जम करके हंगामा किया है। बीजेपी के सदस्यों का कहना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवजह सरकार परेशान कर रही है। जब अभी तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जो कि गलत है। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि शिक्षक बहाली के मुद्दे पर हर दिन हम लोग सदन में आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन पाती है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जिस विषय को लेकर के चर्चा होती है, सत्ता पक्ष के लोग उस मुद्दे को भटका दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल पथ निर्माण विभाग का बजट था और फिर पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव सदन के अंदर राजनीति कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ना हमें मुख्यमंत्री बनना है, ना नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। जिस विभाग का बजट होगा उसके बारे में सदन को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जब बिहार में कई ऐसी बड़ी सड़कें हैं जिसका निर्माण रुका हुआ है, उस पर कुछ चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोग सदन के अंदर राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज में आने वाले 30 मार्च को श्री राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बिगुल फूंक दिया है, जिसकी शुरुआत नगर के हृदय गांधी चौक को भगवा पटाखा से सजाना शुरू कर दिया है। बजरंग दल के जिला संयोजक सुनील कुमार तिवारी ने मंगलवार को बताया है कि साल 2016 से किशनगंज के धरती पर रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन होता आ रहा है, जिसका आयोजन हिंदू समाज के सहयोग से बजरंग दल करता है। इस साल भी ये
आयोजन सुंदर स्वरूप में किया जा रहा है। किशनगंज नगर के प्रत्येक वार्ड में भगवा झंडा लगे, इसके लिए हर वार्ड में विश्व हिंदू परिषद के वार्ड समिति का गठन कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से बेहद दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। जहां दरअसल हाल के कुछ दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा करके आरजेडी के विधायक अपने नेता यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का दबाव बना रहे थे। इसी बीच तेजस्वी यादव ने खुद आगे आकर के ऐलान कर दिया है कि न तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, न ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। विधानसभा के अंदर जब तेजस्वी यादव इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं कि वे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो उनके बगल में बैठे नीतीश कुमार मन ही मन बेहद प्रसन्न नजर आते हैं और उनके चेहरे पर कोई तनाव भी नजर नहीं आता। सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार प्रसन्न हो भी क्यों ना। इस साल की शुरुआत में जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था, उसके कारण नीतीश कुमार बेहद असहज नजर आ रहे थे। महागठबंधन सरकार बनने के बाद जो नीतीश कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते या फिर गले लगाते नजर आते थे और उन्हें बिहार का भविष्य बताते थे, वहीं नीतीश कुमार कुछ दिनों से तेजस्वी यादव से कई मुद्दों पर अलग राय रखे भी थे, जैसे कि गलवान शहीद जवान के पिता का जेल में डालने का मुद्दा हो या फिर तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहारी मजदूरों की पिटाई का मामला। स्पष्ट था कि आरजेडी नेताओं की तरफ से सत्ता हस्तांतरण का जो मामला उठाया जा रहा था वह नीतीश कुमार के गले में नहीं उतर रहा था। इसी बीच नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत भी शुरू हुई, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन करके बिहार के नए गवर्नर के बारे में जानकारी दी और फिर 1 मार्च को नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक ने उन्हें बधाई दी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार सत्ता हस्तांतरण के मुद्दे पर दबाव में नजर आ रहे थे, क्या उनके बचाव में बीजेपी सामने आ गई है या जिसके कारण अब वे राहत की सांस ले रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई ऐसे कलाकार हैं जो बिहार से रिश्ता रखते हैं। जब बिहार को देश भर में ऐसे राज्य के रूप में जाना जाता है जो सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट पैदा करते हैं, यानी कि IAS IPS पैदा करते हैं। लेकिन कला के क्षेत्र में भी बिहार पीछे नहीं है। जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कई कलाकार ऐसे हैं जो बिहार में पैदा होने के बाद भी सिविल सर्विसेज नहीं बल्कि फिल्मों की ओर आकर्षित हुए और फिर कड़ी मेहनत से लोगों के बीच में पहचान बनाई। इन कलाकारों के हुनर का सिक्का दुनिया भर में चलता है। आइए आपको ऐसे स्टार्स के बारे में अभी आपको हम बताएंगे। तो बिहार के रहने वाले मनोज बाजपेयी के बारे में बात करते हैं। तो बिहार के रहने वाले मनोज बाजपेयी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि मनोज का फैमिली बैकग्राउंड एक किसान परिवार का है। जब मनोज बाजपेयी ने 4वीं क्लास तक की पढ़ाई की है जी हाँ, और वो भी प्राइमरी स्कूल से की है। बाद में उन्हें बेतिया में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। यहाँ उन्होंने KR हाई स्कूल मैट्रिक यानी कि 10वीं की पढ़ाई की है। उन्होंने बेतिया के ही महारानी जानकी कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। वहीं पर फिल्मों में साइड रोल निभाने वाले एक्टर पंकज झा की शुरुआती पढ़ाई सहरसा से हुई है। जहाँ उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से BFA की पढ़ाई की है और उसके बाद वे फिल्मों में जगह बनाने के लिए निकल गए। पंकज झा को दर्शकों ने गुलाल, ब्लैक फ्राइडे और हासिल जैसे फिल्मों में देखा है। वहीं पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का रिश्ता भी बिहार से ही था, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग पटना से की और जब उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया तो फिर उन्होंने वहां के कॉलेज में दाखिला लिया। सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर थे जिनको दर्शक उनकी शानदार एक्टिंग के लिए जानते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने काई पोछे, दिल बेचारा और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसे फिल्मों में भी काम किया था। जब बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ भोजपुरी की फोक सिंगर शारदा सिन्हा भी बिहार से ही नाता रखती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से कंप्लीट की है। शारदा सिन्हा ने फोक सॉन्ग गाने के साथ साथ फिल्मों में भी गायक का काम किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के प्रवासी मजदूर भी सड़क पर उतर आए हैं। कुल्लू जिले के जिला मुख्यालय पर प्रवासी मजदूरों ने मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का विरोध किया है। मनीष कश्यप की रिहाई की मांग की गई है। बिहार से हिमाचल प्रदेश में मेहनत मजदूरी करने आए मनीष कुमार ने कहा है कि जहां भी प्रवासी मजदूरों पर कोई संकट आता है तो फिर यूट्यूबर मनीष कश्यप पहुंच जाता है, लेकिन बिहार का कोई भी नेता नहीं पहुँचता। जो शख्स मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहा है उसे सरकार ने जेल में डाल दिया है। इसलिए हम मनीष कश्यप की रिहाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग काम के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ राजनीति कर रही है। जब बिहार के लोग
हर राज्य में मजदूरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे राज्य का आदमी बिहार में नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? मनीष कश्यप के समर्थन में आए मजदूरों ने कहा है कि मनीष कश्यप को रिहा किया जाए, अन्यथा मनीष कश्यप के समर्थन में कोर्ट पहुंचेंगे। मजदूरों ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की आवाज़ उठाने की सज़ा मनीष कश्यप को मिल रही है। बिहार की सरकार शिक्षा से लेकर के प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाला जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने बिहार सरकार से सवाल किया है कि हमें बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलता है, क्यों बिहार के लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और फिर जो शख्स गरीब मजदूर की आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। बिहार के मजदूरों ने मनीष कश्यप को रिहा करने की मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सभी पंचायतों में बैंक शाखाएं खोली जाएगी। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। जब वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सरकार की योजना है कि बिहार के सभी पंचायतों में बैंक की शाखा खुले, जिसके लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में लगातार मांग की जाती है। जी हाँ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब बिहार के सभी पंचायतों में बैंक शाखा खोली जाएगी। दोस्तों बात करेंगे कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि विपक्षी एकता का मुखौटा 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ काम नहीं करेगा। यदि आप भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं तो फिर आपको इसकी ताकत, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कल्याणवाद को समझना होगा। ये 3 स्तरीय स्तंभ है। यदि आप इनमें से कम 2 स्तरों पर मजबूत नहीं हो सकते हैं तो फिर आप भाजपा को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें कही है, जब उन्होंने कहा कि विपक्ष भाजपा का मुकाबला कैसे कर सकता है। इस पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व विचारधारा से लड़ने के लिए विचारधाराओं का गठबंधन होना चाहिए। गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, समाजवादी, कम्युनिस्टवादी विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप विचारधारा के आधार पर अंधविश्वास नहीं रख सकते। उन्होंने आगे कहा कि जब तक वैचारिक एकता नहीं होता है तब तक भाजपा को हराया नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी की है और बिहार में उनकी जनसुराज यात्रा गांधी की, कांग्रेस की विचारधारा को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। यात्रा के बारे में उन्होंने कहा है कि ये बिहार के चारों ओर नियति और फिर विमर्श को बदलने के लिए है। जब बिहार में जाति आधारित राजनीति और फिर कई गलत कारणों के लिए जाना जाता है, ये समय है जब बिहार को जाना जाता है कि लोग क्या करने में सक्षम है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश के एक अजीबोगरीब बयान ने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। जहां भाजपा के विधायक ने मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए रिपोर्ट जारी करने की मांग की, उधर जदयू और राजद के नेताओं को जवाब नहीं सूझा। हाल तो यह रहा कि मुख्यमंत्री के बयान के समय सदन में बैठे राजद नेताओं ने कहा है कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। सरकार को समर्थन दे रही पार्टी माले के विधायक ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर हैरान जताई। आपको बता दूं कि सोमवार को बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में देश के गृह मंत्री थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि गृह मंत्री रहते उन्हें देश में पहली दफा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया था। इसके बाद दूसरी जगहों पर खिलाड़ियों को नौकरी देने का सिलसिला शुरू हुआ था। नीतीश के इस बयान पर सियासी हलकों में खलबली मच गई, क्योंकि वे कभी देश के गृह मंत्री थे ही नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि इंसान के अंदर अगर जज्बा हो तो फिर वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों पर जीत हासिल कर ही लेता है। जब बिहार की बेटी ज्योति की कहानी कुछ ऐसे ही है। ज्योति कभी पटना जंक्शन पर भीख मांग करके ज़िंदगी गुजारा करती थी। आज वे फैक्ट्रियां चला करके लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। भीख मांगती हुई ज्योति को देख करके लोग अफसोस करते थे। आज उसे देख करके कोई ये नहीं कह सकता है कि ज्योति कभी भीख मांग करके ज़िंदगी बसर करती थी। एक वक्त था जब ज्योति कचरा चुनती और जंक्शन पर भीख मांग करके जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारती थी। आज ज्योति की पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसके बात करने का लहजा, रहने का तौर तरीका सब बदल चुका है। ज्योति का भीख मांगने से फैक्ट्रियां चलाने तक का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन उसने मेहनत करके अपनी एक पहचान बनाई। 19 साल की ज्योति ने मीडिया से मुखातिब होकर के बताया है कि 1 साल की उम्र में ही उसे पटना जंक्शन पर छोड़ करके माता पिता चले गए थे, जहाँ उसे नहीं पता है कि उसके माँ बाप कौन है। ज्योति जब छोटी थी तो फिर उसे एक दातून बेचने वाली ने उसे आश्रय दिया। जी हाँ, ज्योति उसी के साथ कचरा चुनती और फिर भीख मांगती थी, लेकिन आज ज्योति, भीख मांगने वाली ज्योति, कई फैक्ट्रियां चलाती है। जी हाँ, ये वाकई में ये अजीब बात है। वाकई में ये कहानी हैरान कर देने वाली है, लेकिन बिल्कुल 100% सच है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष तो सरकार को कई मुद्दे पर घेर रही है, जबकि आज सत्ता पक्ष में शामिल वाम दलों के विधायकों ने भी सरकार की नीति को लेकर के प्रदर्शन किया है। सदन में आज स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश होने वाला था, वहीं सरकार में सहयोगी वाम दलों के विधायकों ने बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर के प्रदर्शन किया। वाम दल के विधायकों का कहना है कि लगातार सरकार अस्पताल का निजीकरण करने में जुटी है, जो कतई सही फैसला नहीं है। इस मामले पर सभी अस्पतालों को सरकार को निजीकरण नहीं करके उसमें सभी तरह की सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार को कोरोना काल में सबकी मदद करने वाली आशा कर्मी को 21,000 मानदेय देना चाहिए। कई आशा कर्मियों को कोरोना के समय के लंबित भुगतान को अभी तक साफ नहीं किया गया है, जहां उन लोगों को पैसे भुगतान करने की मांग करते हैं। ये मांग माले के विधायक मनोज मंजिल ने किया है। जब भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा है कि सरकार को सभी आशा कर्मियों को 21,000 मानदेय वेतन के रूप में देना चाहिए। अगर सरकार कोरोना काल में लगातार सबकी मदद करने वाली आशा कर्मी को 21,000 मानदेय नहीं देती है, तब ये बिल्कुल सही बात साबित होगी। कई आशा कर्मियों को कोरोना के समय के लंबित भुगतान को नहीं साफ किया गया है, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को आशा कर्मी का बकाया वेतन का भुगतान करना चाहिए। इसके साथ ही बिहार में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को सुधारना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया के एक मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जब उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। संगीत की दुनिया में बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को एक अलग पहचान दिलाने का काम किया था। आपको बता दें कि बिस्मिल्लाह खां वही शख्सियत है जिन्होंने शहनाई की मधुर धुन के साथ 15 अगस्त 1947 में आज़ादी का स्वागत किया था, जिसके बाद से प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर भाषण देने के बाद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन एक परंपरा बन गई है। आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाह खां वही शख्सियत है जिन्होंने शहनाई की मधुर धुन के साथ 15 अगस्त 1947 में आज़ादी का स्वागत किया था, जिसके बाद से प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर भाषण के बाद बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादन एक परंपरा बन गई है। बिस्मिल्लाह खां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक थे, जहां उनका जन्म बिहार के डुमराव गांव में 21 मार्च 1916 को हुआ था, जहां उनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था, लेकिन बाद में उनके दादा रसूल बख्श के नाम पर उनका नाम बिस्मिल्लाह खां रख दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां का मतलब होता है अच्छी शुरुआत। बिस्मिल्लाह खां के पूर्वज बिहार के भोजपुर रजवाड़े दरबारी संगीतकार थे। जब वे अपने पिता के साथ महज 6 साल की उम्र में बनारस आ गए थे, जहां पर उन्होंने चाचा जी बख्श विलायतू से शहनाई बजाना सीखा। बिस्मिल्लाह खां के चाचा काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादन का काम करते थे। डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में उनके पिता भी शहनाई वादक थे। शहनाई वादक की कला बिस्मिल्लाह खां को अपने परिवार से विरासत में मिली थी। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयास के तहत बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा नहीं लिया था। जी हाँ, उनके हिस्सा न लेने को लेकर के अब एक बड़ा कारण सामने आया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के आम चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा बनाने के प्रयासों के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भाजपा और कांग्रेस दोनों से दूरी बना करके रखना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन साझेदार है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सदन में एक बार फिर से जोर से भड़क उठे, लेकिन उनके आज के इस गुस्से का कारण भाजपा नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा थी, जिस पर वे पहले भी भड़क चुके हैं। जब उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि इसमें सुधार लाइए, क्या हिंदी को खत्म ही कर देना चाहते हैं। दरअसल सोमवार को विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल चल रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में विजय सिन्हा के द्वारा मुजफ्फरपुर के मंत्री पर सवाल उठा रहे थे, जिस पर वे जवाब ना देकर के वहां से उठ करके विधानसभा से निकल करके विधान परिषद पहुंच गए। जब वहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र विधान परिषद के अंदर डिस्प्ले बोर्ड पर पड़ी। डिस्प्ले बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखे नाम को देखते ही नीतीश कुमार अचानक भड़क गए। उस समय कुमार नागेंद्र का प्रश्नकाल चल रहा था, जब तभी नीतीश कुमार सदन में खड़े हो गए और सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें सुधार लाइए,
क्या हिंदी को खत्म ही कर देना चाहते हैं? हालांकि इस दौरान सभापति देवेश चंद्र ठाकुर शांत होकर के बिना कुछ बोलते आसन पर बैठे रहे। नीतीश कुमार का अंग्रेजी पर इस तरीके का भड़कना आज पहली बार नहीं था, बल्कि इससे पहले भी वह अंग्रेजी भाषा पर आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। दरअसल बापू सभागार में किसान समागम कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी कृषि को लेकर के व्याख्यान दे रहे थे। तभी एक अधिकारी अपने व्याख्यान के दौरान अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग किया। फिर क्या था, नीतीश कुमार उन अधिकारी पर भड़क गए और उनकी क्लास लगा दी थी। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में आज बीजेपी ने शराबबंदी का मामला मजबूती के साथ उठाया है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सरकार से सवाल पूछा है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी बिहार में शराब कहां से बरामद हो रही है और लोगों की जांच क्यों जारी है। इस पर विभागीय मंत्री सुनील कुमार ने सदन में माना है कि शराबबंदी एक चुनौतीपूर्ण काम है, जहाँ बाहर से शराब राज्य के भीतर नहीं आए, इसकी व्यवस्था की गई है। सदन में मंत्री ने माना है कि बिहार में शराब अवैध कमाई का जरिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी शराब बरामदगी का मामला बीजेपी ने विधानसभा में उठाया। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सदन में सरकार से सवाल पूछा है कि बिहार में शराबबंदी के बाद शराब से कितनी मौतें हुई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।